हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट किया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि कोशिका, उसकी संरचना और उसके प्रकार, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। अब आप बच्चे सभी सोच रहे होंगे कि हम क्यों सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है। हाँ, छोटी क्लासेस में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है सेल का, लेकिन जो सेल पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में, उससे थोड़ा सा डीप और ज्यादा जानकारी इस चैप्टर में आपको दी गई है। तो हम सेल के बारे में आगे बढ़ेंगे और सेल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, उसकी संरचना और प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप सभी जानते हैं कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है होता है उसका। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कोशिका जो है वो किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज का किसको श्रेय जाता है? रॉबर्ट हुक को। कौन से सन में की थी? 1665 में की थी। 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ की छाल की पतली सी स्लाइस को, उससे निकली हुई कॉर्क की पतली ही सी स्लाइस को जब अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उनको कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई पड़ी, और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, इन छोटे छोटे कोष्ठकों को उन्होंने नाम दिया सेल, यानी कि जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? सर रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। तो सेल जो है द यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई है। द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका क्या होती है, व्हाट इज अ सेल, ये सभी आप सभी जानेंगे बच्चों। तो कोशिका कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है, आपका यूकैरियोटिक होती है और प्रोकैरियोटिक होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो भी एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और सभी बेसिक जो फंक्शंस हैं, जो जैव प्रक्रम हैं, वो सब अपनी ही कोशिका में, एक ही कोशिका से वो परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए उन्हें हम कोशिका कहते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. एक कोशिका से कम कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जो जीवन का निर्माण कर सके, यानी किसी भी जीवन के निर्माण के लिए कोशिका का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोशिका जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका ही है। अब सवाल उठता है कि कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, तो क्या जीवित कोशिका की खोज भी उन्होंने ही की थी? तो इसका आंसर आएगा नहीं बच्चों। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज, तालाब के पानी को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उनको कुछ जीवित कोशिकाएं नजर आई और उनको, उनकी खोज का श्रेय किसे जाता है? जीवित कोशिकाओं की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। जब कोशिका की खोज हो गई
उसके बाद later on Robert Brown later discovered the nucleus, the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope. बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे और उसके बाद स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो है सेल की वो सामने आई। तब रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज की खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो आपको समझ में आ गया। 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। ये तीनों वैज्ञानिक जो है वो डिस्कवरी ऑफ सेल के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इन तीनों वैज्ञानिकों के आपको नाम याद रखने हैं। बाद में क्या हुआ कि कोशिका सिद्धांत आया, सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी जब अस्तित्व में आई तो 1838 में मैथियास श्लाइडेन जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामाइन किया a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी पेड़ पौधे जो हैं वो एक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और ये कोशिकाएं मिलकर के क्या निर्माण करती हैं? which form the tissues of the plant, जो एक पौधे के टिश्यूज का निर्माण करती है। उसके बाद उसी समय पे थियोडोर श्वान ने, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसी समय पे 1838 में मैथियास श्लाइडेन ने, जो कि जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो है वो एक डिफरेंट काइंड की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं जो बाद में ऊतकों का निर्माण करती हैं। और उसी समय पे थियोडोर श्वान ने 1839 में क्या किया? वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, यानी कि ब्रिटिश जैव वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे और उसके बाद रिपोर्ट दी क्या? कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, कोशिकाओं के बाहर एक पतली बाहरी लेयर होती है विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने और क्या कंक्लूड किया? बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बोला कि प्लांट टिश्यूज that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells, यानी कि सेल वॉल की प्रेजेंस जो थी वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेल थ्योरी का क्या मतलब हुआ? सेल थ्योरी क्या कहती थी? ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी कि उन्होंने बोला कि बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जीवों की और पौधों की दोनों की जो शरीर होता है वो किससे कंपोज होता है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, वो कोशिकाओं से ही बनता है और कोशिकाओं का ही प्रोडक्ट होता है। तो श्लाइडेन और श्वान दोनों ने मिल करके क्या थ्योरी दी? सेल थ्योरी। तो अगर पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी थी तो आप बोलेंगे श्लाइडेन एंड श्वान दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी दी कि प्लांट्स और एनिमल बॉडीज जो हैं वो कोशिकाओं से ही मिल करके बनती हैं और कोशिकाओं का ही उत्पाद है, लेकिन वो ये एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, यानी नई कोशिकाएं आखिर में कैसे बनती हैं। तो नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? अब हम अगर ओवरव्यू ले एक सेल का, द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। अनियन सेल में देखा गया कि जो प्लांट सेल थी एक टिपिकल, उसमें देखा गया कि उस पर आउटर बाउंड्री यानी कि सेल वॉल भी प्रेजेंट थी और जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थी। फिर ह्यूमन चीक सेल का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें देखा कि ह्यूमन चीक सेल जो थी उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि हर एक सेल जो है वो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर
यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था लेकिन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। तो प्लांट और एनिमल सेल में ये फर्क हुआ। द न्यूक्लियस, फिर उसके बाद न्यूक्लियस जो उसके अंदर था, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज मौजूद थी? क्रोमोसोम्स मौजूद थे, जिनके अंदर क्या होता है, जिनकी जो कि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic. जो कोशिकाएं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जिनके पास होता है वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक, और जिनके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक। यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसपे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो उसमें क्या होता है? इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स a semi-fluid matrix called cytoplasm. Cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plants and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वही एक कोशिका का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेलुलर एक्टिविटीज प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में करता है। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो लिविंग स्टेट में क्या होते हैं? उनको लिविंग स्टेट में रखने के लिए केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होते रहते हैं। Besides the nucleus, nucleus को छोड़ करके the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम्स ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। वो प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं they are not found only in the cytoplasm but also within the two organelles. राइबोसोम्स जो हैं ये केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं पाए जाते बल्कि दो और कोशिकांगों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अपना स्वयं का राइबोसोम्स होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उनका खुद का राइबोसोम होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे भी राइबोसोम्स के दाने लगे हुए होते हैं। एनिमल सेल जो है, जंतु कोशिका जो है, कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एनिमल सेल के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो है उस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हम बात करें बच्चों अगर कोशिकाओं की, तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यानी कि कोशिकाएं संरचना और व कार्य में भिन्न प्रकार की होती है।
संरचना और कार्य में कोशिकाएं जो हैं वो भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अमीबॉइड जो होती हैं आपका आकार में अनियमित होती हैं। कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स होती हैं जो लंबी और चिपटी हुई होती हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं और लॉन्ग होती हैं, यानी कि शाखाएं होती हैं उसमें और वो लंबी होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल जो है उसका श्रेय किसको जाता है? नर्व सेल को जाता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। और ट्रकीड्स जो होती हैं ये आपका प्लांट सेल में पाई जाती हैं। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो राउंड होती हैं और ओवल शेप में होती हैं। तो ये जो कोशिकाओं का आकार है बच्चों, ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो अगर हम कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर देखें तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। केवल ये शब्द अगर आप ध्यान से सुनते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब ऐसी कोशिकाएं जो सबसे शुरुआत में आई होंगी। अस्तित्व में जब आई कोशिकाएं तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही अस्तित्व में आई होंगी। प्रो का मतलब ऐसा है कि जिनका कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ शॉर्ट फॉर्म है और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स फुल फॉर्म है इसका। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो जनरली सामान्य तौर पे छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। वो अपने शेप और साइज में बहुत बड़े पैमाने पर, उनमें दो प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप और साइज और शेप में अंतर होता है। The four basic shapes of bacteria are, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो बेसिक शेप है बैक्टीरिया का वो क्या क्या है? बेसिक शेप है बैक्टीरिया का बैसिलस यानी कि रॉड लाइक बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? ये कुछ इस तरीके के होते हैं, इनका शेप कुछ ऐसा होता है। दूसरा तरीके का शेप होता है कोकस यानी कि स्फेरिकल। ये होते हैं जिनका आकार गोल गोल होता है, यानी कि ये आकार में गोल गोल हो सकते हैं। विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं? ये ऐसे आकार में होते हैं। कुछ ऐसे आकार के बैक्टीरिया होते हैं। और उसके बाद आपका स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। तो ये अलग अलग आकार होते हैं बैक्टीरिया के। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सभी प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसका अपवाद है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन और सभी प्रोकैरियोट्स में होती है ना? केवल माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही जो फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स फिलिंग होता है सेल के अंदर वो कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वहां पे एक
पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं होता है। द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉन एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अनुवांशिक पदार्थ है वो बेसिकली कैसा होता है, नग्न होता है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ के बाहर की तरफ किसी भी तरीके का न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होता है। जीनोमिक डीएनए जो है, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, में बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो ये स्मॉलर डीएनए जो है वो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। यानी कि जो जीनोमिक डीएनए है वो प्लाज्मिड्स के रूप में बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को बच्चों लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, एक एक पॉइंट से दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो इसलिए आप साथ साथ आपकी नीट की भी प्रिपरेशन हो रही है, आपकी क्लास की भी तैयारी हो रही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी एक एक लाइन आपको नोट रखनी है, नोट करनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोट्स के जैसे बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। अभी मैंने आपको बताया था कि ओवल या राउंड शेप में मीजोफिल सेल्स होती है, तो मीजोसोम्स उसमें पाए जाते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट्स का। क्या प्रेजेंट होता है उसमें, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तभी बच्चे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनको सभी बच्चे पॉइंट वाइज करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कि न्यूक्लियस जिसमें वेल डिफाइंड नहीं होगा, उसी प्रकार की कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। सभी बच्चे नोट कर लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ये सामान्यतया कैसी होती हैं, यूकैरियोट से छोटी होती हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई ये कर सकती हैं। ये बहुत छोटी होती हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकती हैं। बैक्टीरिया जो है ये शेप और साइज में वेरी करती है ना, तो ये 4 प्रकार के शेप्स में होती हैं। बैसिलस यानी कि रॉड लाइक शेप होता है, कोकस यानी कि स्फेरिकल शेप होता है, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड होता है, और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के शेप और फंक्शंस में बहुत वाइड वैरायटी होने के कारण प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक समान होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सभी प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। सेल वॉल पाई जाती है जिसमें माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। सेल के अंदर उपस्थित आपको पता है मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट
नहीं होता, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब उसके बाद बच्चों बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स का स्पेसिफिक फीचर है। जो प्लाज्मिड्स डीएनए होते हैं वो बैक्टीरिया के यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को बताते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति अगर रेजिस्टेंस है तो वो कौन बताते हैं, प्लाज्मिड्स बताते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स के जैसे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। जो राइबोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। मीजोसोम पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन का स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मुख्य लक्षण है। और मीजोसोम इसेंशियली जो है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। मीजोसोम्स क्या होता है, इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। आई थिंक आप सभी बच्चों ने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। ये क्या है, ये एक प्रकार की बैक्टीरियल सेल है या एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है। जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल के थ्रू। हम एक बैक्टीरियल सेल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही हैं बच्चों, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको दिखाई पड़ रही है सेल वॉल, आपको दिखाई पड़ रहा है कैप्सूल, यानी कि जो बाहरी आवरण है वो 3 परतों से मिलकर के बना हुआ है। पहली परत है कैप्सूल की, दूसरी परत है सेल वॉल की और तीसरी परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसकी बाहरी आवरण पे फिम्ब्री रोएदार संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं राइबोसोम्स। उसके अंदर एक विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। और इंक्लूजन्स पाए जाते हैं स्पेसिफिक बॉडीज के रूप में, और पाए जाते हैं उसमें प्लाज्मिड्स। न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, इंक्लूजन्स पाए जाते हैं और प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। इसको आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मतलब डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद इसके बारे में हम आगे अगले सेशन में और बहुत कुछ जानेंगे इस बैक्टीरियल सेल के बारे में। और उसके अलावा आगे फिर हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। ये डायग्राम सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से आप तीनों कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी दिखाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक बच्चों आप सभी को प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझ में आ गया होगा और आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों 11th क्लास में आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही आपने जो पढ़ा वो आपने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा था। इसलिए आपको ये चैप्टर इस बार बहुत मन लगा के पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में इतना ही। बैक्टीरिया का डायग्राम आप सभी अपनी कॉपी में बना लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले सेशन में हम और बहुत कुछ जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।